आसाराम की 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कौन संभाल रहा है? आसाराम की वारिस बनी महिला कौन है? कैसे बना सामान्य सा इंसान इतना बड़ा आदमी? दैनिक भास्कर की मदद से मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूं। सूरत की एक महिला से रेप के मामले में 81 साल के आसाराम को गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को एक नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तभी से है जोधपुर जेल में बंद है। उसका बेटा नारायण साईं भी रेप केस में आजीवन सजा काट रहा है। एक समय था जब आसाराम के आश्रम में 24 घंटे भीड़ लगा रहती थी। लोग दूर दूर से आश्रम पहुंचते थे। उसके दर्शन के लिए लोग घंटों खड़े रहते थे। नेता से अभिनेता तक उसके दरबार में माथा टेकते थे। 4 दशक के भीतर ही उसने 10,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। आसाराम और नारायण साईं के जेल में जाने के बाद सवाल उठा कि साम्राज्य का वारिस कौन होगा। आसाराम के 400 से ज्यादा आश्रमों का प्रबंधन कौन संभालेगा? कौन देखेगा इनको? क्या अभी भी आसाराम से भक्त जुड़े रहेंगे? इन सब सवालों का जवाब बनकर उभरी हैं आसाराम की बेटी भारती देवी, जिसे भारती श्री और श्री जी के नाम से पहचाना जाता है। कई साल पहले संत श्री आसाराम ट्रस्ट बना था। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है, लेकिन आसाराम ने देश विदेश में जितने भी आश्रम, स्कूल या बाकी संस्थाएं बनाई हैं, उनकी देखरेख इसी ट्रस्ट के जरिए भारती देवी कर रही हैं। भारती पिछले 19 सालों से आश्रमों और ट्रस्ट को मैनेज कर रही हैं, लेकिन हमेशा लाइमलाइट से दूर रहती हैं। आसाराम के फॉलोवर्स के बीच उनकी छवि अच्छी है। साल 2004 में वो वक्त था जब अध्यात्म की दुनिया में आसाराम का नाम शिखर पर था। उनके बेटे नारायण साईं भी देश भर में होने वाले आध्यात्मिक आंदोलनों के केंद्र में रहा करते थे। इसी साल आसाराम के आध्यात्मिक मंच पर भारती देवी की एंट्री होती है। धीरे धीरे वे आसाराम के सत्संग में भी आने लगी। आसाराम के फॉलोवर्स के बीच उनका प्रभाव बढ़ने लगा। भारती देवी का सबसे बड़ा हुनर है किसी भी बात को आसानी से लोगों के दिमाग में बैठा देना। फिर भी भारती देवी की चर्चा बाहर की दुनिया से कम मिलती है, क्योंकि लोगों का ध्यान आसाराम और नारायण साईं पर ज्यादा रहता है। 2013 में आसाराम और नारायण साईं की मुश्किल भरे दिनों की शुरुआत हुई। यौन शोषण के एक मामले में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान पहली बार उनकी बेटी भारती देवी का नाम सुर्खियों में आया था। भारती देवी और उनकी मां लक्ष्मी देवी को भी दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया गया था। सूरत की युवती से रेप मामले में आसाराम के बाद भारती देवी दूसरी आरोपी थी, जबकि आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन तीसरी आरोपी। हालांकि कोर्ट ने 31 जनवरी 2023 को फैसले में भारती देवी और लक्ष्मीबेन को निर्दोष करार दिया है। आसाराम और नारायण साईं को जेल हुई तो 2013 में ही भारती देवी ने आसाराम की गद्दी संभाल ली। आसाराम के प्रवचनों के दौरान भारती देवी भजन गाया करती थी। इसके कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। पिता की तरह ही अपनी स्पीच से लोगों को भाव विभोर कर देने की शैली भारती देवी रखती है। इसी के चलते उनके आसपास भी लोगों की भीड़ रहती है। भारती देवी को महंगी कारों का शौक है, लेकिन आश्रम में संदिग्ध गतिविधियों और आसाराम और नारायण साईं के जेल जाने के बाद उन्होंने अपनी जीवन शैली में बहुत सारे परिवर्तन कर लिए। अब उन्होंने लोगों के बीच सीधा संपर्क कम कर दिया है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारती देवी अहमदाबाद के आश्रम में रहती हैं और यहाँ होने वाली आरती में नियमित रूप से शामिल होती हैं। उनके प्रवचन भी सोशल मीडिया हैंडल के जरिए से जनता तक पहुँच जाते हैं, ताकि आसाराम के बनाए साम्राज्य की नींव को कमजोर होने से रोका जा सके। दिसंबर 1975 में जन्मी भारती देवी ने 12 साल की उम्र में ही दीक्षा ली थी। अनाधारिक तरीके से जानकारी यह भी है कि उन्होंने एमकॉम तक पढ़ाई की है। आधिकारिक वेबसाइट पर खुद भारती देवी की कवियत्री, वैज्ञानिक और संगीतकार होने की जानकारी मिलती है। भारती की शादी 1997 में एक डॉक्टर से हुई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद तलाक हो गया। इसके बाद से वे आश्रम की जिम्मेदारी संभालने लगी थी। भारती आसाराम की तरह सत्संग और प्रवचनों के लिए अलग अलग शहरों में लगातार नहीं जाती हैं। वे ऑनलाइन ही ट्रस्ट के तमाम गतिविधियों पर नजर रखती हैं। अहमदाबाद में पहला आश्रम बनाने के बाद करीब 20 से 30 सालों में ही आसाराम के अनुयायियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अब देश विदेश में उनके 400 से अधिक आश्रम हैं। इनमें 40 से 50 गुरुकुल हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा बाल समाधि केंद्र हैं,
1500 से ज्यादा सेवा समितियां भी हैं। आसाराम एक आध्यात्मिक गुरु के साथ ही व्यवसाय भी बन गए। उनके आश्रमों में विभिन्न उत्पादों की बिक्री भी होने लगी थी। याददाश्त बढ़ाने के लिए स्मृति चूर्ण, जोड़ों के दर्द के लिए संधि सुलहर चूर्ण, कैंसर के लिए गोली, शरबत, च्यवनप्राश और आंखों की दवा। इतना ही नहीं, कई आश्रमों में तो आयुर्वेदिक बूटी प्रोडक्ट भी बिकने लगे थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि अहमदाबाद की एक कंपनी को आश्रम के उत्पादों की पैकिंग के लिए सालाना 350 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। एक साधारण से शख्स से आसाराम बनने की कहानी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? 7 अक्टूबर 1964 से आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्षों पहले एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की गई थी। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक आसूमल के रूप में पहचाने जाने वाले आसाराम के परिवार ने गुजरात के भरूच में एक धार्मिक अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान के दौरान मां और पत्नी ने उनसे अध्यात्म का मार्ग छोड़कर गृहस्थ जीवन शुरू करने की बात कही थी। आसूमल अपनी मां और पत्नी की बात मान जाते हैं और गृहस्थ जीवन शुरू करने के लिए परिवार के साथ अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही वे चलती ट्रेन से कूद जाते हैं। यहाँ से वे मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ट्रेन से आसूमल मुंबई के पास बाजेश्वरी पहुंचते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात लीला साई जी से होती है। लीला साई जी उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उनका नाम आसूमल की जगह आसाराम रख देते हैं। बाजेश्वरी में कुछ साल गुजारने के बाद आसाराम वापस अहमदाबाद पहुंचते हैं। वे साबरमती के तट पर बहुत ही कम आबादी वाले क्षेत्र में मोक्ष कुटीर की स्थापना करते हैं। यहाँ वे पूजा अर्चना, भजन कीर्तन के साथ लोगों की समस्याएं भी सुनने लगते हैं और उन समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आसाराम की कीर्ति फैलती जाती है। वे लोगों के पूजनीय हो जाते हैं। इस तरह मोक्ष कुटीर जो कभी झोपड़ी हुआ करती थी, वह अब भव्य आश्रम का रूप ले लेती है। त्योहार हो या छुट्टी हो, आश्रम में भक्तों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जाती है। आसाराम भी धीरे धीरे देश सहित विदेशों तक में धर्म के नाम पर अपना अभियान शुरू कर देते हैं। इससे करोड़ों रुपए की आमदनी होने लगती है। इस तरह करीब 4 दशक में आसाराम की संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। आपने पूरी कहानी सुनी, कैसे आसाराम जीरो से शिखर तक पहुंचे, फिर जीरो पर पहुंचे। आप क्या सोचते हैं इस जानकारी के बारे में? अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें। मेरा नाम है धर्मेंद्र और कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद।